हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रभात पांडे है और मैंने इस वर्ष की यूजीसी नेट की परीक्षा में 98.23 परसेंटाइल ला करके कॉमर्स विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है। ये दूसरी बार है जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले लास्ट ईयर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब मुझे 98.91 परसेंटाइल आए थे और मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया था। आज डीकेटी के माध्यम से मैं उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए अपनी तैयारी मैंने कैसे की, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, वो शेयर करूंगा। स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले मैं आपको यूजीसी नेट के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग देना चाहूँगा। यूजीसी नेट का पेपर ऑनलाइन मोड में होता है, जिसे एनटीए कंडक्ट कराती है। ये पेपर 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जिस सब्जेक्ट में आप देना चाह रहे हैं नेट, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यूजीसी नेट का पेपर वर्ष में 2 बार होता है, एक जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने में। सिंस इस बार कोविड की वजह से पेपर अपने समय पे नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जून का पेपर नवंबर तक चला और अब दिसंबर का पेपर अपने समय पे ना होकर पाया। तो इसकी पूरी संभावना है कि दिसंबर का पेपर फरवरी या मार्च के महीने में हो। तो जो लोग भी सोचते हैं कि उनको फरवरी या मार्च में अपीयर करना है, उनके पास अभी भी पर्याप्त समय है। वो अच्छे से तैयारी करके इसके लिए अपीयर कर सकते हैं और क्वालिफाई भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी तैयारी घर पर रहते हुए सेल्फ स्टडी से की है। मैंने कहीं से कोई भी कोचिंग नहीं की है और मैंने सिर्फ 3-4 महीने के समय में ही अपनी तैयारी की है और पेपर को क्वालिफाई किया है। तो जो भी ये सोचते हैं कि बिना कोचिंग के या फिर बिना अधिक समय दिए इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी मेहनत से एग्जाम को खुद की सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई यूजीसी नेट की। अब मैं आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूं। मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से की। उसके बाद मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने अवध यूनिवर्सिटी से प्राइवेट एमकॉम किया और करेंटली आई एम परस्यूइंग माई एमबीए। तो ये तो बात हो गई मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड की। अब आते हैं कि हम अपनी तैयारी को शुरू कैसे करें। देखिए, आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इंटरनेट से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। एक बार जब आपके पास सिलेबस होता है तो आपको पता होता है कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। सिंस कॉमर्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आप सब टॉपिक्स को नहीं कवर कर सकते, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा सिलेबस स्पेसिफिक होना पड़ेगा अगर आपको कम समय में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो एक बार जब आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाए, आपने देख लिया उसे, उसके बाद आप अपने लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर को आप जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस हिसाब से क्वेश्चंस के ऑप्शंस को दिया गया है। क्योंकि क्या होता है कि कॉमर्स के पेपर जो भी होता है उसमें ऑप्शंस बहुत ही हद तक सिमिलर होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किए हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए कि आप सही ऑप्शंस का सिलेक्शन कर पाए। तो एक बार आपका ये पेपर डाउनलोड हो गया, आपने देख लिया, अब आपको पता है कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सिलेबस आपको कवर करना है। अब आप 3 लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। फर्स्ट लिस्ट में उन टॉपिक्स को मेंशन कीजिए जिसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड लिस्ट में उन टॉपिक्स को मेंशन कीजिए जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है या आपको नॉलेज है, लेकिन अभी आप भूल चुके हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और थर्ड लिस्ट में उन टॉपिक्स को मेंशन कीजिए जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। एक बार जब आपकी ये तीनों लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, देन उसके बाद अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कीजिए। तैयारी स्टार्ट करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूनिट वाइज तैयारी स्टार्ट कीजिए। जैसे कि कॉमर्स के पेपर में 10 यूनिट है, आपको 10 यूनिट को कवर करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि यूनिट 1 से शुरू कीजिए। एक बार जब यूनिट 1 हो जाए देन यूनिट 2, या फिर आप बीच में से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप यूनिट को पहले कवर कीजिए पूरी, उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट पे जंप कीजिए। तो अगर आप यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे कि आपने लिस्ट प्रिपेयर की हुई थी तीनों लिस्ट में देखिए कि यूनिट 1, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट 1 है,
तो यूनिट 1 के कौन से टॉपिक थर्ड लिस्ट में मेंशन है जिसके बारे में आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक को पहले कवर कीजिए, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा समय लगता है। कोई चीज़ जब नहीं आती होती तो ज़्यादा समय लेती ही है, तो आप स्टार्ट वहाँ से कीजिए। ये तो बात हो गई हमारी कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। अब बात आती है रिसोर्सेज की। मैंने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, तो मैंने 3 रिसोर्सेज यूज किए हैं। एक इंटरनेट, दूसरा ट्रूमैन की गाइड, और तीसरा मैंने यूनिट वाइज कुछ टेक्स्ट बुक को रेफर किया किया था, वो मैं आपको बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए मैंने कोई भी बुक को रेफर नहीं किया था, मैंने सिर्फ ट्रूमैन को रेफर किया था, क्योंकि उसके सारे ही सिलेबस में जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे ट्रूमैन में अच्छे से कवर हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और फिर आता है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस मैंने टोटली इंटरनेट से तैयार किया, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में जितने भी टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन हो गया, सार्क हो गया, ये सभी मैंने इंटरनेट से तैयार किया। आपको इंटरनेट पे बहुत ही अच्छे कंटेंट मिल पाएंगे जो कि अपडेटेड रहते हैं, तो आप उससे इसको तैयार कर सकते हैं। अब बारी आती है यूनिट 2 की, जो हमारी है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए मैंने एस एम शुक्ला को रेफर किया था। आप एस एन माहेश्वरी को भी रेफर कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। उसके बाद मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए एम एल अग्रवाल को रेफर किया था, बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ये मैं बुक बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुक पूरी पढ़नी है। आप सिलेबस वाइज, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, सिर्फ आप उस टॉपिक से स्टिक होकर के अपनी पढ़ाई को कीजिए। इसके बाद आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के लिए मैंने कोई बुक नहीं यूज की, क्योंकि ऑडिटिंग का सिलेबस बहुत ही छोटा है, इसलिए मैंने उसे इंटरनेट से, टॉपिक्स को इंटरनेट से, गूगल से सर्च करके जो भी कंटेंट मुझे आए, सही लगे, मैंने उससे तैयारी की। ये हो गया आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके बाद यूनिट 3 है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए मैंने टोटली एच एल आहूजा की बुक को रेफर किया, बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स में कई बार होता है कि हमारे करंट इवेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इकोनॉमिक्स के करंट इवेंट्स के साथ भी वेल वर्स्ड रहें। ये आपको एक एज देगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप करंट से भी थोड़ा वेल वर्स्ड रहें इकोनॉमिक्स के लिए। 4th यूनिट है हमारी बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के लिए मैंने ट्रूमैन की गाइड से ही पढ़ा, मैंने कोई और बुक को रेफर नहीं किया था। 5th यूनिट है हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने एस पी गुप्ता को रेफर किया, जो कि ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ी हुई थी। और रिसर्च मेथड्स के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं एमबीए कर रहा हूँ, तो एमबीए में एक सब्जेक्ट होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो मैंने कोई बुक नहीं यूज़ की, मैंने वहीं से इसे कवर किया है अपने एमबीए के बुक से और सिलेबस से। तो ये तो हमारी हो गई 5th यूनिट। इसके बाद हमारी 6th यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए मैंने कोन्ज एंड ओडोनेल को रेफर किया था, बहुत ही अच्छी बुक है, आपको सारे ही सिलेबस वाइज, पॉइंट्स वाइज मिल जाएंगे उस बुक में। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए अशोक थापा इज वेरी बेस्ट, क्योंकि उसमें आपको लगभग ए टू जेड सभी चीज़ें मिल जानी है। आपकी जो भी सिलेबस में है वो आपको अशोक थापा में मिल जाएगा। ये है कि बुक बहुत लेंदी है, लेकिन आप स्ट्रेटजी वाइज उन टॉपिक्स को सिर्फ पढ़िएगा। तो ये हो गई हमारी 6th यूनिट। अब हम 7th यूनिट है हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने इंटरनेट और ट्रूमैन से कवर किया है, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक्स हैं आपको, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको अच्छे सोर्सेस वहाँ से मिल जाएंगे स्टडी के। इसके बाद हमारी जो 8th यूनिट है वो है हमारी हमारी 8th यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट को मैंने फिलिप कोटलर से पढ़ा है। फिलिप कोटलर इज बेस्ट फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट, आप उसमें से सिलेबस वाइज सिर्फ अपनी स्टडी कीजिए। फिर हमारी 9th यूनिट है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के लिए मैंने एलिमेंट्स ऑफ मर्सेंटाइल लॉ, एनडी कपूर की बुक है, उसको मैंने रेफर किया था और मैंने उसी से पढ़ा था। यूनिट 10 है फिर हमारी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसके लिए मैंने एस सी मल्होत्रा को रेफर किया था,
आप इसमें लगभग सारी ही चीज़ें पा जाएंगे, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी 10 यूनिट की कि मैंने किस यूनिट के लिए क्या रेफर किया, कौन से सोर्सेस को पढ़े। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि क्या होता है कि बहुत बार हमें बुक्स ऑफलाइन अवेलेबल नहीं हो पाती, तो आप ऑनलाइन मोड में भी उसे पीडीएफ के मोड में डाउनलोड कर लीजिए, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए। मैंने अपनी बहुत हद तक पढ़ाई पीडीएफ से की है। अगर आपको लगता है कि आप पीडीएफ के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं तो ये बेस्ट रहेगा, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको सोर्सेस मिल जाएंगे, आप तैयारी भी कर सकते हैं उससे। ये तो बात हो गई कि मैंने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। अब मैंने अपना टाइम कैसे डिवोट किया, कैसे मैंने अपना शेड्यूल प्लान किया। तो मैंने दिन में सिर्फ 5 घंटे में तैयारी करता था इसके लिए। 5 घंटे इज इनफ। हाँ, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप जितनी देर भी पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ उतनी देर अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में केंद्रित कीजिए। अपना आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्टडी और प्लान करते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कंसिस्टेंसी इज मैंडेटरी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपके स्टडी आवर बहुत ही ज़्यादा लेंदी ना हो, 8 घंटे 10 घंटे, क्योंकि नहीं हो पाता है। आप 5 to 6 आवर्स या 4 to 5 आवर्स का एक स्टडी आवर प्लान कीजिए, फिर इस पे ही आप कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कीजिए कि मुझे इतनी देर पढ़ना है तो पढ़ना है, और जितनी देर आप पढ़िए उतनी देर सिर्फ आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए, अपनी स्टडी पे। और आप इसके बाद क्या कीजिए, आप वीकली टारगेट बनाइए। वीकली टारगेट आपका पूरा होता है तो एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आपको फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये कवर किया, तो मैं कवर कर सकता हूँ टाइम रहते अपना पूरा सिलेबस। तो स्टडी आर वीकली आप प्लान बनाइए। फिर 6 डेज में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, 7वें दिन आप उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे आप पहले पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन इज मैंडेटरी। तो ये तो बात हो गई कि आपको वीकली टारगेट बनाना है, आपको पढ़ना कैसे है। फिर दूसरी चीज आती है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक्स दे सकते हैं, बहुत सारे मॉक्स फ्रीली भी अवेलेबल होते हैं, कुछ आपको सब्सक्रिप्शन के साथ भी मिल सकते हैं। मैंने बहुत मॉक्स दिए। मॉक्स देने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। आप अपने समय रहते कैसे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिंस इसमें निगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो आपको अटेम्प्ट तो सारे ही क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन आप समय रहते कैसे उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं ये आपको मॉक्स देने पे पता चल जाएगा। और साथ ही आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का आइडिया भी मॉक्स देने से मिलता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जितने अधिक से अधिक पेपर्स को सॉल्व कर पाएं, मॉक्स को दे पाएं। तो ये तो बात हो गई हमारी मॉक्स देने की, जब आप मॉक्स दे दें। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सिंस बहुत स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उन्हें पता नहीं होता है कि आप तैयारी जब वो कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए वो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप यूनिट वाइज अपनी नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नोट्स बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको वो डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उनमें आंसर सेलेक्ट करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट वाइज अपनी नोट्स तैयार कीजिए। बहुत ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यूनिट 1 के लिए मुश्किल से 20 पेज इज एनफ। इसी तरीके से बाकी यूनिट्स के लिए भी 20 to 30 पेज इज एनफ। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार जब आपकी नोट्स प्रिपेयर हो जाए, इसके बाद रिवीजन इज मैंडेटरी एज आई हैव सेड अर्लियर। तो जिस हिसाब से रिवीजन आप करते जाइए, रिवीजन आपका होता जाएगा तो आपकी पहले की चीज़ें भूलेंगी नहीं। तीसरी चीज़ है कि आप कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया से और अपने दोस्तों से उस तैयारी के टाइम पीरियड के लिए दूर रहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन फील कराता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी और अभी भी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो भी टाइम पीरियड है तैयारी का, उस टाइम पीरियड में आप सोशल मीडिया का यूज ना करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पूरा फोकस अपनी स्टडी को होगा। और कोशिश कीजिए कि दोस्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा मिलना जुलना ना हो या फिर घूमना ना हो, क्योंकि एक बार बस आप 4 महीने भी दे देंगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद आप सोशल मीडिया का भी यूज कीजिए, आप अपने दोस्तों से भी मिलिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आपको करने के लिए अब क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना चाहिए। स्टिक टू ओनली वन रिसोर्स फॉर ईच टॉपिक और यूनिट।
तो जैसे भी हो आपको उस रिसोर्स पे स्टिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि मैं ये भी बुक पढ़ लूँ वो भी बुक पढ़ लूँ, तो क्या होता है ना कि दो राइटर की बुक कभी भी सिमिलर नहीं होती है। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं माइंड में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तो ये ऐसे बहुत बार होता है कि आप जब पेपर देंगे एग्जाम हॉल में बैठ के, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि मुझे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये या ये ऑप्शन। तो कोशिश कीजिए कि आपके रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हो, आप अपने रिसोर्सेज के साथ बहुत ही ज़्यादा स्टिक हो, सिर्फ एक रिसोर्स के साथ। ये हो गई। दूसरा, ओवर स्ट्रेस मत कीजिए। प्रिपरेशन में क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं इतना कम समय है कैसे मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, इतने कम समय में कैसे मेरा सिलेबस पूरा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सोचने से आपका नहीं पूरा होने वाला है। ओवर स्ट्रेस मत लीजिए। अपनी पढ़ाई को अपनी तैयारी को हमेशा एंजॉय करके करना चाहिए। जब आप किसी काम को एंजॉय करके करते हैं ना, तो आप उस काम को अच्छा ही करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेस मत लीजिए और अपने काम को उस एंजॉय के साथ कीजिए। तो ये तो बात हो गई क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसके बाद मैं आपको एक 3 जो क्वालिटीज होती हैं जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी में, वो होती है आपका हार्डवर्क। देखिए, अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो सक्सेस रेट बिना हार्डवर्क वालों की बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो निकालेगा एग्जाम। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हार्डवर्क कीजिए। हाँ, हार्डवर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन बहुत पढ़ लिया, तीसरे दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे आपकी चेन ब्रेक हो जाएगी। चेन एक बार जब ब्रेक होती है ना, तो वो फिर ब्रेक होने ही लगती है, और आपकी जो तैयारी होती है वो हैम्पर होती है उसकी वजह से। और थर्ड चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इंसान के अंदर बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी काम को एकम्प्लिश नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए कि नहीं, मुझसे ये हो पाएगा, ये तैयारी मुझसे हो जाएगी। तो ये हो गई 3 क्वालिटीज जो आपको इस पूरी जर्नी में अपने साथ रखनी ही चाहिए। तो यहाँ तक मेरी जर्नी रही, मेरी स्ट्रेटजी रही, मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई। अब अंत में मैं डीकेटी के टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर पाया। तो थैंक यू टीम डीकेटी। और एट लास्ट मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को गुड लक विश करना चाहूँगा उनके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आप सभी अपना एग्जाम्स पूरी तैयारी के साथ दीजिए, और होपफुली आप सभी के यूजीसी नेट जेआरएफ जो भी हो वो क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच।